हेलो दोस्तों, आज मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश जा रहा था और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर आज उनके जाने का समय आ गया था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जाते हुए उन्होंने मुझे एक बार पलटकर नहीं देखा। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बाल से पकड़कर घसीटा और कमरे में ले गई। कहने लगी, क्या पागल हो गई हो जो अपने पति के जाने पर ऐसे जोर जोर से रो रही हो? पूरे घर में अपशकुन फैला रही हो। चुप करके यहीं बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे का सफर कैसा गुजरेगा। मेरी सास ने मुझे डांट दिया। उसी समय मैं वहीं चुप होकर बैठ गई। शाम को जब मैं पूछी तो मेरा दिल बहुत बेचैन था। मेरी सास मुझे घूर कर देख रही थी। सर से पैर तक वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे किसी खास काम के लिए देख रही हो। मुझे अपने पास बुलाकर बोली, यह लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रखी हो? यह तो सुहागन की निशानी है और तेरा पति तो विदेश चला गया है। अब तो यह दुपट्टा उतार। अच्छा नहीं लगता तेरा पति विदेश में है और तू किसके लिए ऐसे सज संवर कर बैठी हो? सास की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा पति काम से विदेश गया था। भगवान न करे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन सास की जिद के आगे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। उसी समय मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपनी अलमारी से एक काले रंग की चादर निकालकर ओढ़ ली। वैसे तो मुझे यह रंग सिर्फ कार्तिक की जिद पर कभी कभी पहन लेती थी, मगर आज अपने सास के कहने पर मुझे यह अब हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। वह चादर ओढ़कर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई और अपने कमरे में ही लेट गई। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज लगाई। मैं तो अपने गम में भूल ही गई थी कि पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। अब मेरा पति भी यहाँ नहीं है। मेरा ससुराल में मेरा क्या काम है? मैं रात भर के इस बारे में सोचती रही और जब सुबह उठी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है और बुखार भी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। वैसे यह एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपने सास से छुटकारा मिल जाता और मैं अपने मायके चली जाती। सास को तो जैसे किसी की फिक्र ही नहीं थी। कहने लगी कि मामूली सा तो बुखार है, शाम तक उतर जाएगा और अगर नहीं उतरा तो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे मायके जाना है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ से मिलकर मेरा दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो सास हंसकर बोली कि तेरे दिल में कौन सा बोझ है जो तुझे हल्का करना है? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। हम भी तो कितने साल तक अपने पति से दूर रहे। ऐसा लग रहा था जब अपने सास किए गए ताल्लुक का बदला ले रही है। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाना और मुझसे कहने लगी कि यहाँ पलंग पर आकर बैठ जाओ और कहा कि यहाँ से उठना नहीं जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी सास कमरे में से एक लाल रंग की बोतल लेकर आ गई और मुझसे कहने लगी कि पैर ऊपर करके ठीक से बैठ जाओ। पता नहीं अब यह मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैंने दिल में सोचा। मेरी सास ने उस लाल रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल अपने हाथ पर निकाला और वह मेरे सर पर लगाने लगी। वो तेल बहुत अजीब था और मुझे उससे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर के बालों में किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मेरी सास ने मेरे सर दबाना शुरू कर दिया और साथ ही सर की मालिश भी करने लगी और कहने लगी, अब तुझे आराम हो जाएगा, जिसे लगाने से तबीयत ठीक हो जाती है। यह तेल हमारे घर में पहले से इस्तेमाल होता था, बल्कि मेरी सास भी मुझे यही तेल लगाया करती थी। अब मैं वहीं पर बैठी रही। मैंने सर के दर्द का बहाना तो कर लिया था, लेकिन मैं बुरी तरह फंस गई थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे के बाद मेरी सास ने मलमल कर मेरा सिर छोड़ा। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। यह मेरी सास से रोजाना मिलने आया करती थी। उसे देखते ही मेरी सास खुश हो गई और बोली, जानू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख, मेरी बहू के सर में इतनी तेज दर्द था, मैंने उसे मालिश की है
यह सही हो गई। मेरी सास को बहुत खुशी हो रही थी। यह बात बता बता कर बहुत कमरे में चली गई और मैं थोड़ी देर बाद इनके लिए चाय बना कर लाई। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था, चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। मैं उसी समय अपने कमरे में जाकर लेट गई और मुझे जल्दी ही नींद आ गई। रात के 8 बजे मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी सास रात का खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से बुलाई और कहने लगी, जा जाकर खाना खा ले। मैंने खाना खाया लेकिन मेरे मुंह का टेस्ट तक बदल चुका था। इस तेल ने तो मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब कर दी थी। मैंने खाना खा लिया और हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि तू जाकर अपने कमरे में सो जा। ऐसे रोज नहीं होता था, बल्कि एक खाना खाने के बाद मुझे अपने पैर दबाने को कहती और कभी मुझे बर्तन धोने को कहती। लेकिन आज मेरी सास मुझ पर ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई और मुझे इतनी गहरी नींद आई जैसे किसी ने मुझे नशा दे दिया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह उठी तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने तो मेरी तबीयत ठीक करने के लिए मुझे यह तेल लगाया था, लेकिन इससे तबीयत और ज़्यादा खराब लग रही है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मेरा दिल भी बेचैन हो रहा है। तो मेरी सास ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 8-10 दिन बाद ही तो यह तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत खराब है और इस तेल से शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात सुनकर मैं कुछ सुकून सी हो गई, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी मेरी तबीयत ऐसे ही खराब रही। तो मैंने सोचा इस तेल की मालिश से छुटकारा पाने का यह एक ही सही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल ही कहीं छुपा दूं। मैंने ऐसा ही किया। दोपहर को जब वह बैठी तो मैंने उनके कमरे में जाकर वह तेल की बोतल उठाई और अलमारी के पीछे छुपा दी। सोचा अगर मेरी सास ज़्यादा बिगड़ी तो उन्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझसे यह रोज रोज की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए मैंने तेल छुपाना ही बेहतर समझा था। जब घर में वापस आई तो उन्होंने वह तेल की बोतल ढूंढना शुरू की। कहने लगी कि तेरे सर की मालिश करनी है, तेल की बोतल पता नहीं कहाँ चली गई। मैं भी उनके सामने ऐसी हो गई जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। उसके बाद माँ जी ने मुझे इतना शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी। मेरे सर के दर्द से उन्हें क्या तकलीफ थी। मेरे सर में रोजाना तेल लगाना चाहती थी, क्योंकि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी इतनी फिक्र भी कर सकती है। पहले तो मैंने सोचा अलमारी के पीछे से तेल की बोतल उन्हें दे दूं, लेकिन अब जब मैंने उनको इस तेल के लिए इतना परेशान देखा तो मैंने अपना इरादा बदल लिया था, क्योंकि मुझे उन पर शक हो रहा था। लेकिन अब जब मैंने उनको इस तेल के लिए इतना परेशान देखा तो मैंने अपना इरादा बदल ली थी, क्योंकि मुझे उन पर शक हो रहा था। और मैं तेल लगाने के बाद मुझे सारी रात नींद आती रहती थी। सुबह उठती तो मेरी तबीयत भी खराब होती और ऐसी इलाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी जिससे मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाए। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो सास मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगी और यह लोग छुप छुप कर धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद कर दिया था और दरवाजे के पास आकर गपशप सुनने लगी। कुछ हंसने की आवाज़ भी आ रही थी, जबकि 3-4 आदमी एक साथ खड़े थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मेरे कमरे की लाइट बंद थी। मैंने देखा तो आदमी हमारे घर से छुपकर निकल रहे थे। पहले मैंने सोचा कि मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया अगर कोई रिश्तेदार होता तो ऐसे चोरी छुपे क्यों मिलने आता। दिन में भी तो मिलने आ सकता था, रात में ही क्यों आया। अब तो मेरे सास पर मेरा शक और भी पक्का हो गया था। सुबह जब मैं उठी तो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी भी खराब नहीं थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी आंखों से देखा कहने लगी कि रात को नींद ठीक से आई थी ना। मैं उसे कहा, जी मैं सो गई थी। वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तेरी तबीयत भी खराब है। मैं आज की 50 साल की माँ के पास लेकर जाऊंगी। तुम तो जानती हो वह कितनी माहिर है, उससे बहुत औरतें दवाई लेने आती है। चाहे कोई भी बीमारी हो वह हर मर्ज की दवा देती है। मेरी सास ने मुझे समझाया, लेकिन मैं जानती थी कि शीला आंटी की माँ एक पाखंडी औरत है और उसके अलावा कुछ नहीं है।
इसलिए मेरा उनके पास जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैंने अपनी सास से कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है वह करवा तेल लाने की। मैंने मुंह बनाते हुए कहा तो कहने लगी, अरे तुझे क्या पता, तेरी तबीयत ठीक है, साथ में लेकर जाऊंगी और तेरा इलाज करवाऊंगी। तू फिक्र मत कर, तू शाम को तैयार रहना। अपने सास की बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, माँ मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरा पीछा छोड़ दें। मुझे उन पर गुस्सा आ गया था तो वह मुझसे कहने लगी, मेरे सामने ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तेरी शिकायत तेरे पति से कर दूंगी कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। बस मेरी यही एक कमजोरी थी जिसका फायदा मेरी सास उठा रही थी। अब शाम को मैं तैयार हो गई और मेरी सास भी मुझे ले जाने आने के लिए पूरी तैयार थी और हम शीला की माँ बबीता आंटी के पास पहुंच गए। बबीता आंटी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन सच तो यह है मुझे उनकी दवाओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी। सास ने उनको मेरी तबीयत के बारे में बताया और कहने लगी, तुम मुझे वो तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। सास की बात सुनकर मैं थोड़ी देर खामोश रही और फिर एक लड़की की आवाज़ दी और उससे तेल की शीशी लाने को कहा। वह लड़की लेकर आई और उसने मेरी सास को दे दी। सास ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे लेकर घर वापस आ गई। उस तेल को लाने के बाद मेरी सास बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो। मुझे यह सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैंने भी दिल में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए अपनी सास को यह तेल अपने सर में नहीं लगाने दूंगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया और मैंने वही किया। मैंने उसमें तेल को फेंक दिया और उसमें सरसों का तेल भर दिया और उसमें लाल रंग भी मिला दिया और जो तेल मेरे लिए लाई थी वह मैंने पैरों में फेंक दिया था। सास को जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने वह तेल की बोतल बदल दी है। रात को रोज की तरह मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। जब मालिश अच्छे से हो गई तो मुझसे कहने लगी कि जा अपने कमरे में जाकर सो जा, 8 दिन में तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, जबकि मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है। फिर मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी, मुझे थकावट भी नहीं हो रही थी, जबकि उस तेल की मालिश के बाद मेरा सर भारी हो जाता था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे वही आवाज़ें आने लगी। आज मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था क्योंकि मेरी सास को लग रहा था कि मैं सो गई हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। आवाज़ मुझे ज़्यादा आने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। देखा तो यह आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ गई तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि 3 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज का सामान दे रही थी। उन लड़कों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। तभी मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि हमारे दहेज का सामान, यह सोचती ही मुझे चक्कर आने लगे। मैं दरवाज़ा खोलकर उनके कमरे के अंदर चली गई और अपने सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, यह लोग कौन है और मेरे दहेज का सामान आपने क्यों दे रही हैं? मुझे देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, तू यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुझसे कहा था कि अपने कमरे में जाकर सो जा। तुम अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा मुझे डांट रही है। मैंने उनसे कहा कि माँ, मैं सो नहीं सकती, जो मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए। कहने लगी कि तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। वह कहने लगी, मैं जो चाहूँ करूँ, ये मेरा घर है, तू मुझे मत बता मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह मुझ पर चिल्लाने लगी। यह देखकर वह लड़के जल्दी से घर से भाग गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी। मैं भला कैसे अपने सास से बात करते करते उन्हें हार मान ली। कहने लगी कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी, उसके घर मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी ही दिन की तो बात है, सामान वापस आ जाएंगे। तू मुझे अपने दहेज को हाथ लगाने नहीं देती, इसलिए मैं तेरे सोने के बाद मैं काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि मैं कभी भी उनको कोई सामान लेने से मना नहीं करती थी। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे यह बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी लड़ाई बढ़ गई तो वह मुझे धमकी देने लगी। कहने लगी कि मैं तुझसे बदला लेने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया है। मैं अभी उसको फ़ोन करती हूँ और उसे बताऊंगी कि रात को तुझसे लड़के मिलने आते हैं। मैं उनकी बात समझ गई थी कि वह मुझे धमकी क्यों दे रही हैं और मुझसे क्या चाहती हैं। वह जानती थी कि मैं उनकी इस बात के आगे मजबूर हो जाती हूँ।
लेकिन कब तक वह मुझे इस बात को लेकर ब्लैकमेल करती रहती, कब तक मुझे मेरे पति के नाम की धमकी देकर मुझसे अपनी हर बात मनवाती रहेंगी। यह सोचकर मेरे दिल में डर सा आ गया, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उनके सामने खड़ी रही। मैंने उनसे कहा कि आप फ़ोन करें, जिसको आपका दिल करे आप उसे फ़ोन करें। मैं अपने दहेज की कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर जाने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई और मेरे सर में चोट लग गई। वो गुस्से से लाल पीली होकर बाहर चली गई और मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अब न जाने क्या होने वाला था। उनका गुस्सा कोई तो तूफान लाने वाला था। फिर उन्होंने परदेश में मेरे पति को फ़ोन किया। मैं भी उनके पास ही खड़ी थी। मैं मेरे बारे में ऐसी ऐसी गलत बातें कह रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनकी बातों में इतना जहर भरा था कि मेरे पति भी मजबूर हो गए थे। मैं अपने पति से बात करना चाहती थी और अपनी बात उनके सामने रखना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फ़ोन को हाथ तक लगाने नहीं दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी सास को जान से मार दूं, लेकिन मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने भी मुझसे कह दिया कि तुमने मेरी माँ के मामले में बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो। मैं तुमसे कल सही से बात करूँगा, मैं अभी काम कर रहा हूँ। क्या मेरे पति बहुत गुस्से में थे। जाहिर है उनकी माँ ने मेरे बारे में जो जो बातें कही थी वह कोई भी इज्जतदार आदमी अपने पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे पूछेंगी कि आखिर क्या बात है, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद ही फैसला सुनाया कि उनके विदेश जाने के बाद मैं बिगड़ गई हूँ और उनके पीठ पीछे गुल खिला रही हूँ। उनकी इस बात ने तो मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दिए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे, अपनी माँ की बात सुनेंगे और मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। उन्होंने एक बार भी मुझे अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं दिया और मुझे डिवोर्स दे दिया। मैं रोई पीती अपने मायके आ गई। इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत परेशान हुए। लेकिन मैंने अपनी परेशानी की परवाह नहीं की, बल्कि अपने माता पिता का साथ दिया। उन्होंने भी जहाँ मेरा रिश्ता तय किया, मैंने खामोशी से वहीं शादी कर ली। अपने माँ बाप का फैसला मानने का मुझे यह सिला मिला कि मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से ही काम करने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। वह भी मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी खुशी खुशी कटेगी। एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में वह मेरी सास के बारे में बातें करने लगी। मैंने पूछा कि वह कैसी है, उनकी हालत, और कहने लगी कि उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा क्यों, उन्हें क्या हुआ है? तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी सास को तो तुम पर गुस्सा करने की आदत थी। उनके बेटे ने दूसरी शादी की तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि प्रियंका एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी और वह बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। लेकिन उस लड़की ने आते ही तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। प्रियंका अपने सास की कोई भी बात नहीं मानती थी और अपने पति के सामने ऐसी ऐसी बातें करती, बुढ़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी। जाहिर है वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर थी, इसलिए उसका रूप तुम्हारी सास पर बहुत ज़्यादा था। तुम्हारा सास को तो तुम्हारे ऊपर जुल्म करने की आदत थी। उसने अपनी दूसरी बहू के साथ भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक रात अंधेरे में उनको रंगे हाथे पकड़ लिया, क्योंकि तुम्हारी सास को चोरी करने की आदत थी। पता नहीं उसे यह आदत कहाँ से लग गई। हालांकि भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ था, लेकिन शायद उसको चोरी करने का शौक लग चुका था। अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं के कुछ अच्छा लगता था। अपनी बड़ी बेटी की बीवी के साथ भी उसने ऐसा ही हाल किया था। अब तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, क्योंकि बहू प्रियंका का दिल करे तो उसे खाना देती है, वरना वह उसे खाना नहीं देती। उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा किया था। मैं अपने सास के बारे में जानकर खुश तो नहीं हुई थी, क्योंकि किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं है। सच तो यह है कि इंसान को अपने किए की सज़ा इस दुनिया में मिलकर रहती है। भगवान सबको उसके किए की सज़ा ज़रूर देता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।